फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पूरा हो चुका है, मैथमेटिकल रीजनिंग का भी मेजर पार्ट हम कर चुके हैं। तो आज हम अब शुरू करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसर्च आखिरकार होता क्या है। उसके बाद उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितनी तरह की रिसर्च होती है, ये सब कुछ हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च से। तो ये जो टर्म है रिसर्च, ये इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो क्या होता है रिसर्च? देखिए, ये जो है दो वर्ड से बना है। एक है हमारा री एंड द सेकेंड वन इज सर्च। ठीक है, दो टर्म से बना है, री एंड सर्च। तो री जो है, री का क्या मतलब है? री दैट मीन्स अगेन, सर्च सर्च दैट मीन्स डिस्कवर। तो कोई चीज को खोजना या किसी चीज को, कोई नई चीज खोजना, कोई नया मेथड खोजना, कोई भी नई थ्योरी को खोजना, ये सारी चीजें रिसर्च होती है। तो दैट मीन्स क्रेज वॉल ने क्या कहा? रिसर्च इज अ प्रोसीजर और ऑफ स्टेप्स यूज टू गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू increase our understanding of a particular टॉपिक और इशू। यानी इसका क्या मतलब है? शोध किसी विशेष विषय या मुद्दे पर हमारी जो समझ बढ़ाने के लिए या जानकारी एकत्रित करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? किसी विशेष विषय को या मुद्दे पर हमारी समझ बढ़ाने के लिए, उसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए, उसके बारे में कुछ नई चीज सीखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो होती है, जो प्रोसेस जो होता है वो होता है रिसर्च। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? रिसर्च की डेफिनेशन में क्या करते हैं? हम जानकारी को एकत्रित करते हैं, गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। इसलिए हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, या जो मुद्दा है उसके बारे में हम अपनी समझ बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोसेस जो यूज करते हैं वही रिसर्च होता है। यानी कि रिसर्च क्या है, अगर मैं डिटेल में कहूँ तो जो संक्षिप्त रूप में शोध, रिसर्च नाम जो है संक्षिप्त रूप में परिभाषित है, और उसको डिटेल में अगर मैं बताऊं तो देखिए, आर जो है, आर का मतलब होगा रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग यानी कि सोच का तर्क संगत तरीका, तर्क के साथ सोचना। और क्या है? एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, और संपूर्ण उपचार। ठीक है, सोचने का तर्क संगत तरीका, आर। ई क्या है? कोई मतलब उसका स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्ट जो है उसका पूरा एक ट्रीटमेंट करना। सर्च और द सॉल्यूशन, खोज या समाधान को ढूंढना, खोज या समाधान। ठीक है, और ये क्या है? सटीकता। ए इज फॉर एनालिसिस, या जिसे कि हम कहते हैं विश्लेषण। तो ये सभी चीजें सम्मिलित होती हैं रिसर्च में। आर है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संबंध।
ठीक है, तथ्यों के बीच में क्या संबंध है। उसके बाद क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, समीक्षात्मक अवलोकन, ठीक है, समीक्षात्मक अवलोकन। और फिर उसके बाद है केयरफुल प्लानिंग, यानी कि सतर्क योजना, सतर्क योजना। और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, यानी कि क्रिएटिव जो है दृष्टिकोण, कैसा, रचनात्मक, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक दृष्टिकोण। और फिर लास्ट है ऑनेस्टी, ईमानदारी और हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का एक रिसर्च में होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें हैं? तर्क संगत सोच, विशेषज्ञ संपूर्ण उपचार, खोज समाधान, सटीकता होनी चाहिए, तथ्यों में संबंध को विश्लेषण के माध्यम से तथ्यों में संबंध को स्थापित करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, समीक्षात्मक अवलोकन, सतर्क योजना, दृष्टिकोण, ईमानदारी, कठोर परिश्रम, ये सारी चीजें एक रिसर्च में होनी चाहिए, होती हैं एक रिसर्च के प्रोसेस में। तो ये जो है एक साइंटिफिक मेथड है, जो कि क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। दैट मीन्स रिसर्च क्या है? रिसर्च एक वैज्ञानिक मेथड है जिसमें होना चाहिए, जो कि होता है सिस्टमैटिक, होता है ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एक और बात हम कह सकते हैं, रिसर्च इज फंडामेंटली लॉजिकल इन नेचर टू गिव अ टारगेट विच इज फेयर minded assessment of information. There is not at all like information research approach even in the event of sociologist. तो देखिए, ये रिसर्च की डेफिनेशन है। री और सर्च, क्रक्स में बताती हूँ आपको इस पूरे स्लाइड का। रिसर्च की डेफिनेशन है, री और सर्च दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि जो कोई भी जो इशू है या कोई इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आप वो तथ्यों को एकत्रित करें, उसे एनालाइज करें। किस लिए? ताकि आप उस इशू को और भी बहुत अच्छे से समझ पाए, उस इशू को या टॉपिक को, तो वही रिसर्च होता है। तो यानी कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इन सभी चीजों का समावेश होता है। एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल ये एक प्रोसेस है। इसमें कठिन परिश्रम की जरूरत होती है, ईमानदारी की जरूरत होती है, सतर्क योजना और एक अच्छे रचनात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। किसी भी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है एक अच्छी रिसर्च प्रोसेस के लिए। तो यही होता है हमारा रिसर्च। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी भी रिसर्च के या किसी भी शोध के, क्या जो है उद्देश्य हो सकते हैं। तो क्यों की जाती है रिसर्च? कोई जो अभी एग्जिस्ट करती है कोई प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकालना, कोई भी समस्या जो है मौजूदा स्थिति, कोई भी मौजूदा स्थिति या कोई भी जो समस्या है उसका हल निकालने के लिए रिसर्च की जाती है। जो दूसरी विधि या रूपरेखा बनाना, कोई भी चीज है उसकी कोई समस्या है उसको हल करने की कोई दूसरी विधि बनाना या कोई रूपरेखा बनाने के लिए रिसर्च किया जाता है। कोई नई नॉलेज गेन करने के लिए भी रिसर्च किया जा सकता है। ठीक है। और जो जनरल इश्यूज हैं उनको एक्सप्लोर या एनालाइज करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। और जो रिव्यू है किसी चीज का, कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका रिव्यू करने के लिए, यानी कि समीक्षा और संश्लेषण करने के लिए भी रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम या एग्जिस्टिंग सिचुएशन है तो उसका सोल्यूशन निकालना है।
ठीक है। अगर जो भी एग्जिस्टिंग इशू है उसको एनालाइज करना है और उसको जो है एक्सप्लोर करना है, उसके लिए भी रिसर्च की जाती है। कोई नई नॉलेज जनरेट करने के लिए रिसर्च की जा सकती है। किसी भी चीज का जो पहले से एग्जिस्टिंग मेथड है किसी चीज को सॉल्व करने का या किसी समस्या को सुलझाने का, तो अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कोई और मेथड बनाना है उसी सेम समस्या के लिए, तो उसके लिए भी रिसर्च की जाती है। तो और जो रिसर्च है कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज के रिव्यू के लिए भी रिसर्च की जाती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च के। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से हैं, एक बार फिर से मैं बताती हूँ। कोई भी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके एनालिसिस के लिए या उसके सोल्यूशन के लिए रिसर्च की जा सकती है। ठीक है। किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज के लिए या किसी एग्जिस्टिंग मेथड के लिए मेथड की वजह उसका कोई अल्टरनेटिव मेथड बनाना है, कोई दूसरा मेथड बिल्टअप करना है, तो उसके लिए भी रिसर्च की जाती है। और कोई भी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके रिव्यू के लिए, उसके विश्लेषण और संश्लेषण के लिए भी रिसर्च की जाती है। सबसे लास्ट में कोई भी नया नॉलेज जनरेट करने के लिए भी रिसर्च की जाती है। तो ये सारे होते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव। अब देखेंगे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। सबसे पहला ये है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता यानी कि आप बिना किसी रुचि के शोध कीजिए। बिना किसी रुचि से मेरा मतलब ये नहीं है कि रिसर्च के सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं हो, मतलब ये है कि आप कोई भेदभाव नहीं करें, किसी विशेष चीज में आपकी रुचि, किसी विशेष जो उस रिसर्च टॉपिक से संबंधित कोई भी जो विशेष चीज है या कोई विशेष समुदाय है या किसी भी चीज में आपकी कोई जो है आप बायस्ड नहीं हो जाएं, आप उसके साथ भेदभाव नहीं करें। यानी कि स्वयं की गुणवत्ता, आचरण और मनोदशा से प्रभावित नहीं होनी चाहिए आपकी रिसर्च। ठीक है। फिर से दोहराती हूँ, आपके स्वयं की गुणवत्ता, आचरण और आपकी मनोदशा से रिसर्च प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपको पूर्वाग्रहों से बचना है। आपके दिमाग में अगर कोई माइंडसेट है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तो जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसे अपने दिमाग से निकाल देना है और बिल्कुल जो है एकदम भेदभाव रहित होकर आपको वो रिसर्च करनी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी मतलब बहुत ही जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है एक अच्छी रिसर्च की। अब देखिए सेकंड जो है हमारा ये है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, या जिसे कहेंगे कि हम दृढ़ता। तो जो जब तक कोई भी परीक्षा से अनुमानित प्रमाण उत्पन्न नहीं होता है तब तक, या जब तक हम कह सकते हैं इसे सत्यापनीयता भी कहते हैं हम इसे, जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर देते हैं, दृढ़ता होनी चाहिए आपको कि आप अपनी रिसर्च को पूरा करें, फिर ही उसे छोड़े, तभी आप एक अच्छे रिसर्चर होंगे, वो अच्छा रिसर्च होगा। फिर नेक्स्ट है वैलिडिटी या वैधता। ठीक है। आपकी रिसर्च के जो भी रिजल्ट आए वो वैलिड होने चाहिए। तो वैलिड कब होंगी वो रिसर्च के रिजल्ट, जब आपने उस रिसर्च में जो भी प्रोसेस यूज किए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, जिस तरह के अभी आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो सारे वैलिड हों। यानी कि जो मुख्य रूप से आपने जो प्रक्रिया, जो शोध उपकरण, जो परीक्षण आदि उपयोग किए हैं वो सारे सटीक हों, तभी आपकी रिसर्च जो है उसकी वैलिडिटी रहेगी, उसकी वैधता रहेगी। अब नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि सटीकता, ये एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें, पहले हमने वैधता की बात की, अब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। अगर हमने रिसर्च के जितने भी मेथड्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा आदर्श तरीके को चुना है हमारे रिसर्च के सब्जेक्ट को देखते हुए। ठीक है। हमारे रिसर्च के जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा आदर्श तरीका है, हमने अगर उसे चुना है तो हमारे रिजल्ट डेफिनेटली एक्यूरेट होंगे या एक्यूरेसी के बहुत ज्यादा करीब होंगे। तो एक्यूरेसी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। ठीक है।
तो अगर जो हमने जो भी डेटा यूज़ किया है, अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो देखिए 2 तरह का डेटा होता है, एक तो प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा जिसको हम खुद जो है कलेक्ट करते हैं, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, ये थोड़ा खर्चीला भी होता है, लेकिन वो रिलायबल होता है, वो क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी डेटा लेते हैं, किसी और सोर्स से डेटा लेते हैं, आपका पैसा बचता है, आपका समय बचता है, काम ईज़ी हो जाता है, लेकिन उसमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है। तो क्रेडिबिलिटी को देखें तो प्राथमिक डेटा या प्राइमरी डेटा को हमें यूज़ करना चाहिए। तो और जो डेटा का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है, सबसे जो बेस्ट सोर्स है उसे हमें यूज़ करना चाहिए और जो अन्वेषण है या जो खोजबीन है उसकी जो सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध है हमें उसे यूज करना चाहिए क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब जनरलाइजेशन की बात करें हम जो भी रिसर्च में हमारा जो भी रिजल्ट निकलता है वो जनरल उसको कितना ज्यादा जनरलाइज किया जा सकता है यानी कि हमने अपना जो एक्सपेरिमेंट लैब में किया या अपने हमने जो सैंपल लिया उस पे जो हमने रिसर्च की उससे जो रिजल्ट निकाला वो जनरल पब्लिक पर कितना फिट बैठता है या पूरे मास पर कितना फिट बैठता है या पूरी पॉपुलेशन पर कितना फिट बैठता है सैंपल का वो रिजल्ट। तो जितना ज्यादा फिट बैठेगा वो उतना ही ज्यादा रिसर्च अच्छी क्वालिटी का होगा। और जो है सुविचारित जब हम कोई भी सैंपल लेते हैं उसके लिए क्या करना होता है जब हम कोई भी सैंपल लेते हैं तो ऐसा सैंपल लेना चाहिए जो कि पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करे यानी कि पूरी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करे इस तरह का हमारा सैंपल लेना चाहिए। अगर हम इस तरह का सैंपल लेंगे तभी जो है जनरलाइजेशन उसका अच्छा रहेगा वो पूरे पॉपुलेशन पे अच्छे से वही के वही रिजल्ट हमारे हमारे आएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा एम्पेरिकल रिजल्ट। ठीक है एम्पेरिकल रिसर्च यानी अनुभवजन्य शोध जिसे हम कहते हैं। तो वास्तविक जीवन के अनुभवों प्रत्यक्ष अनुभवों या शोधकर्ता के अवलोकन पर जो आधारित होते हैं यही होते हैं हमारी एम्पेरिकल रिसर्च। तो यहाँ पे जो है दो चीजें होती है अगर आप वास्तविक जीवन के अनुभवों की बात करें तो कम से कम मतलब कोई भी रिसर्च का जो कोई भी एक हिस्सा है कम से कम एक हिस्सा जो है वो वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका कम से कम एक हिस्सा हमारे वास्तविक जीवन से या हमारे बाह्य वातावरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए तो आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है सिस्टमेटिक होना चाहिए यानी कि सुनियोजित होना चाहिए। रिसर्च जो है वो एक बहुत सारी प्रक्रियाओं का एक समूह है बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब लिटरेचर सर्वे करना है कब आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कब कहाँ कैसे इंटरव्यू करना है उसके बाद कब एनालाइज करना है डेटा एंटर करना है अपने सिस्टम में। तो ये सारी चीजें जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और उस सिस्टमेटिक प्रोसेस से ही हमें रिसर्च करना चाहिए। अगर आप उसको प्रोसेस को ऊपर नीचे करेंगे तो आपके जो रिसर्च है उसके रिजल्ट्स में फर्क आएगा आपको काम करने में परेशानी होगी। तो रिसर्च एक निश्चित रूप से सिस्टमेटिक प्रोसेस है एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है और पालन करना चाहिए रिसर्च में। नेक्स्ट है जो हमारा नियंत्रित कारक या जिसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड फैक्ट्स। तो कंट्रोल्ड फैक्ट्स क्या है तो ऐसा होता है कि जीवन में कोई भी चीज जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं उस पे उसके बाह्य वातावरण का एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसकी बहुत सारी चीजों का उस पर फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लूं तो जैसे हम बात करते हैं मांग की। ठीक है मांग के ऊपर नीचे होने के बारे में कम या ज्यादा होने के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं तो मांग पे किसका इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर की इनकम का भी इफेक्ट पड़ता है मांग पे जो वस्तु इसकी प्राइस का इफेक्ट भी पड़ता है फैशन का इफेक्ट भी पड़ता है कई तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब अगर हमें रिसर्च करनी है सिर्फ किसी एक फैक्टर का इफेक्ट हमें निकालना है तो थ्योरी को बनाने के लिए हम जो दूसरे फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करेंगे हम उनको कांस्टेंट मान लेंगे। तो कुछ निश्चित कारक हैं जिन्हें कि हम कंट्रोल कर लेते हैं जिन्हें कि हम कांस्टेंट मान लेते हैं और जबकि दूसरे जो कारण है दूसरा जो जिसे हम वेरिएबल मानते हैं उसका प्रभावों का अध्ययन किया जाता है रिसर्च में।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है साइक्लिकल या चक्रीय। ये एक साइक्लिकल प्रक्रिया है, एक पुनरावर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक विवादास्पद विषय है। विषय के साथ शुरू होता है और साथ में एक विवाद के साथ खत्म भी होता है। कोई भी रिसर्च है एक विवाद के साथ शुरू होती है और साथ में विवाद के साथ खत्म भी होती है। जैसे कि अभी मैंने ये डिमांड का एग्जांपल लिया, ठीक है। अब डिमांड का मैंने एग्जांपल लिया तो कई तरह की थ्योरीज है इसमें, या मैं यूटिलिटी का एग्जांपल लूं, कई तरह की कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर थ्योरी है। आपकी एक थ्योरी आती है, ठीक है, किसी समस्या को लेकर किसी ने रिसर्च की और एक थ्योरी आई, तो साथ साथ कुछ दिनों बाद या साथ साथ ही उसका क्रिटिसिज्म भी आ जाता है, और फिर यानी कि वो विवाद से शुरू हुई और विवाद पे खत्म हुई, तो क्रिटिसिज्म आ जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, क्रिटिसिज्म आने के बाद उस क्रिटिसिज्म की वजह से एक और नई थ्योरी जन्म लेती है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि विवाद से शुरू होता है और विवाद पे ही खत्म होता है। उसके बाद जो है हमारा ये लॉजिकल प्रोसेस है। हर चीज जो है, हर चीज में लॉजिक लगाया जाता है, यानी कि अ, अम, ये दर्शाता है कि परीक्षा समझदार विचार मानकों द्वारा निर्देशित होती है। शोध में सूचीबद्धता और निष्कर्ष अविश्वसनीय प्रोत्साहन है, ठीक है, यानी कि बहुत ही लॉजिकल होता है। अब जो लास्ट है हमारा रिप्लिकेबल, ठीक है, ये जो है रिप्लिकेबल होता है, या जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति योग्य, प्रतिकृति योग्य होता है। ये विशेषता अनुसंधान के परिणामों के अध्ययन को दोहराकर और उसके बाद निर्णय लेने के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करने की अनुमति देती है। यानी कि जो भी परिणाम आए, अध्ययन के हमारे जो भी परिणाम आए, उनको दोहराकर उनको रिपीट करते हैं और फिर कुछ डिसीजन लेते हैं ताकि एक मजबूत आधार प्रदान हो। तो ये थी हमारी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितनी तरह की जो है रिसर्च होती है। 3 या 4 तरह की हमारी रिसर्च होती है। तो देखिए सबसे पहले ये है हमारी बेसिक रिसर्च, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च या जिसे हम कहते हैं प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, यहाँ पे हम आंसर देते हैं क्वेश्चंस का हाउ, व्हेन एंड व्हाट, कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक रिसर्च में, कोई भी समस्या है हम उसका आंसर देते हैं कैसे, कब और कहाँ। वो समस्या कैसे पैदा हुई, कब पैदा हुई और कहाँ पैदा हुई, ठीक है। कोरोना स्प्रेड हुआ उसके बारे में रिसर्च होगा कि ये कैसे, ये कोरोना का जो वायरस है ये कैसे आया, कब आया और कहाँ से आया। तो दिस इज बेसिक रिसर्च। और सिद्धांत, किसी सिद्धांत में आगे बढ़ना है तो वो भी एक बेसिक रिसर्च होगी। और ये जो है व्यवसाय और प्रबंध की प्रक्रियाओं में ज्ञान का विस्तार करती है। बेसिक रिसर्च व्यवसाय और प्रबंध की प्रक्रियाओं में ज्ञान का विस्तार करती है। और जो सार्वभौमिक सिद्धांत जो है वो बनते हैं बेसिक रिसर्च से। यानी एक जो है बेस है ये रिसर्च का, मतलब सबसे जो कहते हैं बेसिक रिसर्च है, सबसे फर्स्ट जो स्टेज है किसी भी थ्योरी के बनने की वो यही होती है। और उसके बाद आती है अप्लाइड रिसर्च। ये जो बेसिक रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च का पार्ट बनती है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल नहीं लेते हम, देखिए अगला एग्जांपल, अगले में जो एग्जांपल है मैं उसको, अगर आपको नहीं समझ में आया बेसिक रिसर्च तो अब नेक्स्ट जो है वो आपके लिए जिनको नहीं समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अप्लाइड रिसर्च। तो जब हम अप्लाइड रिसर्च को पढ़ेंगे तो बेसिक रिसर्च अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अप्लाइड रिसर्च क्या है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या किसी खास समस्या का हल निकालने के लिए रिसर्च की जाती है, ये होती है अप्लाइड रिसर्च। ये जो है रिसर्च का एक ग्लोरीफाइड या जिसे हम कहें सजीला स्वरूप होता है, और एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ठीक है। क्या है ये, मेनली क्या है, किसी समस्या का व्यवहारिक समाधान निकालने के लिए इस रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। जो भी कंसेप्ट है उसका ये एप्लीकेशन होता है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता है। ये जो भी समस्या है उसका हल निकालने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए, उसका व्यवहारिक समाधान
मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका व्यवहारिक समाधान निकालने के लिए ये अप्लाइड रिसर्च की जाती है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, एक मतलब चिकित्सा में एक्सरे का उपयोग करना, शोध मतलब चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 1800 सदी के आखिर में विलियम रांगटन ने कैथोड किरण की मदद से एक्सरे एक्सरेज जो है उसको उत्पन्न करने की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने कैथोड रे की हेल्प से डिस्कवर की थी एक्सरेज, ठीक है। और उन्होंने ये पाया कि ये जो एक्सरेज है ये बॉडी के अंदर से जा सकती है, दे कैन पास थ्रू अ बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये तो थी हमारी फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या थी? ये कि जो विलियम रॉन्गटन ने फाइंड आउट किया कि कैथोड रे से हम एक्सरेज बना सकते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर से पास हो सकती है। ये थी हमारी फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है? रॉन्गटन ने जो है वो देखा कि ये हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई डिजीज है जो कि बोन से रिलेटेड है, बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, उसको उसके इलाज के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो ये थी हमारी अप्लाइड रिसर्च। तो उम्मीद है अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च का। बेसिक रिसर्च ये थी कि कैथोड रे से एक्सरे बनाई जा सकती है और वो बॉडी में से पास हो सकती है। अप्लाइड रिसर्च क्या थी? अप्लाइड रिसर्च ये थी कि उसका हम हेल्थ सेक्टर में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो कैसे काम में आ सकती है। तो ये थी अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए आगे देखिए किस तरह की होती है। एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, या जिसे कि हम कहते हैं मात्रात्मक शोध। तो अगर हम किसी भी घटना या किसी भी जो कहते हैं हम कंसेप्ट के लिए जब हम मैथमेटिक्स का डेटा का यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इवेंट वाया स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। सांख्यिकी का अगर हमने यूज किया, अगर हमने मैथमेटिक्स का यूज किया, या फिर हमने गणनात्मक तकनीक का, गणना की तकनीकों का यूज किया, तो वो रिसर्च कौन सी होगी? हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि अधिकतर हम इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं अधिकतर, ठीक है। हालांकि दूसरे सभी फील्ड्स में यूज होती है, बट मेनली जो हमारी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस से रिलेटेड जो हमारी रिसर्च होती है वहां पर ये यूज होती हैं। इट इज द रिसर्च विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू क्या? प्रयोगात्मक और व्याख्यात्मक शोध, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं और डिस्क्रिप्टिव। दो तरह के जो रिसर्च होते हैं, इसका क्या एम होता है? इसका एम होता है कि जो जो भी चीजें हैं उसे क्लासिफाई किया जाए, ठीक है। जो कुछ भी घटित हुआ है उसे समझने के लिए, जो कुछ भी हुआ है उसे समझने के लिए। दैट मीन्स अगर जैसे मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, ठीक है, इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासिफाई किया जाता है, ईयर वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं, या कम ज्यादा मीडियम उस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन 5 to 6 के बीच में कब कब रहा, या उससे कम कब हो गया, या और ज्यादा कब हो गया, या फिर ईयर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। काउंट फीचर्स, ठीक है, उसकी जो है विशेषताएं गिनी जाती हैं, और फिर उससे सांख्यिकी एक मॉडल बनाया जाता है। मॉडल बनाया जाता है क्या ट्रेंड रहा और आगे फिर क्या हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ये उसका एम होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। इस तरह के रिसर्च में जो है डेटा है नंबर की फॉर्म में होते हैं। जो डेटा अधिकतर है वो नंबर की फॉर्म में और स्टेटिस्टिक्स की फॉर्म में, सांख्यिकी की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चनर जैसे टूल्स का यूज किया जाता है, और कई इक्विपमेंट जो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं उसका यूज किया जाता है। इसके लिए जो सैंपल साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है। आगे जब हम देखेंगे गुणात्मक शोध या क्वालिटेटिव शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च, तो वहां पर सैंपल साइज जो है वो बड़ा होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज जो है वो छोटा होता है। और जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का डेवलपमेंट किया जाता है, डेवलपमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, हाइपोथेसिस के डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव से उल्टा है, क्वांटिटेटिव में डेटा नंबर्स की फॉर्म में है, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर नंबर्स
नहीं होते, नंबर्स बिल्कुल नहीं होते। अधिकतर सोशल साइंसेस में इसका यूज किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, जहां हमें कई सोशल या कल्चरल फिनोमेना को स्टडी करना है, सांस्कृतिक या सामाजिक चीजों को अगर हमें एनालाइज करना है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं। और ये जो है इसमें किसी संख्या का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया है न्यू न्यूमेरिकल मेजर्स, ठीक है, आर एप्रोप्रिएट। और उसके बाद जो है यहाँ पे किसी भी संख्या का उपयोग नहीं कर, घटनाओं के अध्ययन करने के लिए गहन विश्लेषण किया जाता है। किसी भी चीज का विश्लेषण करने के लिए वहां जो घटनाएं घटती हैं उनका गहन विश्लेषण किया जाता है और फिर कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। और कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होता, कोई हाइपोथेसिस डेवलप नहीं की जाती और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और जो सैंपल साइज है वो बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली क्वालिटेटिव मेथड से। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसका मेथड अधिकतर ऑब्जर्वेशन होता है या इंटरव्यू होता है। और इसके लिए जो रिसर्चर है उसे सोशल फिनोमेना की जो है बहुत अच्छी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये जो है जैसे हिस्टोरिक जो रिसर्च की जाती है, एक्शन रिसर्च की जाती है, ये जो मेजर एग्जांपल्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के। तो ये जो है ये थे हमारे कुछ प्रकार की रिसर्च। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, एनटीए नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हाँ साथ में आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर